अल्लाह करे ठीक की हो। आवाज़ का फीडबैक दे दे मुझे। चलो शुक्र है कि ठीक है, आवाज़ डिस्टॉर्शन नहीं है। सही है। अब मुझे चलने दो आगे। अब ये है यार कि मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, इस एनबीएफसी के ऊपर रिक्वायरमेंट है कि ये अपने रिकॉर्ड्स जो है इनको मेंटेन करे। एनबीएफसी शैल मेंटेन बिलो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड other records for a period of not less than 10 years, and shall maintain such books of accounts and other records as prescribed under the ordinance, as shall depict a true and fair view of its state of affairs and includes। वो कहते हैं जी एनबीएफसी जो है अपने रिकॉर्ड्स को मैनेज करे और इस तरह मैनेज करे कि ट्रू एंड फेयर व्यू जो है बुक्स ऑफ अकाउंट का वो प्रेजेंट हो। और बुक्स ऑफ अकाउंट कौन कौन से रखने कहता है वो ऑर्डिनेंस पढ़ें। इसका मतलब ऑर्डिनेंस नहीं रहा तो एक्ट पढ़ें। जो कंपनीज एक्ट 2017 में बुक्स ऑफ अकाउंट बताई है ना कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट आपने रखनी है अपने पास, वो बुक्स ऑफ अकाउंट अपने पास रखे। उसके बाद जनरल कैश बुक एंड अदर रिकॉर्ड्स ऑफ रीजनल एंट्री फार्मिंग द बेसिस ऑफ एंट्री इन एनी लेजर। उसके बाद लेजर आर अदर comparable records reflecting the assets, liabilities, income, expenses along with other ledgers showing the securities in the portfolio, records of transaction with banks, records of meeting of board of directors and all relevant committees, audit committees, credit committee, investment committee and original record of our reports etc। उन्होंने कहा जी ये जो एनबी है इसके बाद प्रिपेयर इट्स अकाउंट इन कन्फर्मेटी ऑफ आईएफआरएस। उन्होंने कहा अपने अकाउंट्स जो है वो आईएफआरएस के मुताबिक बनाएं। इसके बाद अपना ऑडिट जो है वो करवाएं। वो जो सी क्वालिफाइड बंदा है उससे अपना ऑडिट करवाए। इसके बाद उन्होंने क्वार्टरली स्टेटमेंट बोला है और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला है जो कि शेड्यूल 1 के ऊपर देंगे। यहाँ तक जो है वो इस तरह मैनेज करे। अब मुझे एक बंदा सिर्फ मैसेज करे मेरी आवाज़ ठीक जा रही है ना, फिर आगे चलते हैं। देखो हमारी एनबीएफसी बन गई, हमने सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली। अब वो कहते हैं आपकी एनबीएफसी बन गई है तो इसके साथ साथ जो है ना आप लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मैनेज करेंगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनेज करेंगे। एक मैसेज देना, सिर्फ एक मैसेज। मुझे जो है ना ये दे दे मैसेज, क्या नाम है इसका, नजम, मुझे मैसेज दे दो आवाज़ का फिर मैं आगे चलूँ। अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंशियल आर चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर सीएफओ, उसकी अपॉइंटमेंट होने लगी है। आवाज़ का बता दो यार, एक बंदा भी आवाज़ का नहीं बता रहा मुझे, सिर्फ एक बंदा बताए ताकि आवाज़ का रश ना लग जाए यहाँ पे। ओके ओके बस अब कोई ना बताए मुझे, एक बंदे ने बता दिया, क्लियर है। अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंशियल चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर सीएफओ की बात होने लगी है। एनबीएफसी शैल अपॉइंट एन इंडिविजुअल हैविंग मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस as its financial or chief accounting officer who is chartered accountant, cost and management accountant, or a member of a recognized foreign accountancy organization, or a person having master degree in commerce with specialization in finance। तो एनबीएफसी अपना सीएफओ अपॉइंट करेगी जिसका 3 साल का एक्सपीरियंस पहले का हो। इसी तरह एनबीएफसी अपना इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करेगी। एनबीएफसी अपना इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करेगी और उसका भी इंटरनल जो ऑडिटर होगा उसका 3 साल का एक्सपीरियंस होगा। हु इज जो कि कौन होना चाहिए, या सीए क्वालिफाइड हो, या सीएमए क्वालिफाइड हो, या सीआईए हो, या सीआईएसए हो। ठीक है। उसके बाद या
वो मेंबर हो रिकग्नाइज्ड फॉरेन अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन का। एन इंडिविजुअल हैविंग मास्टर डिग्री इन कॉमर्स आर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और मुझे याद आया ये वाला क्वेश्चन जो है ना डेटा बैंक में पड़ा हुआ है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला एमसीक्यू, एमसीक्यू नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन डेटा बैंक में पड़ा हुआ है। तो इसको देख लेना अच्छी तरह, हो सकता है तुम्हारे सामने भी आ जाए कि सी इंटरनल ऑडिटर की क्या क्वालिफिकेशन है। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म हैविंग satisfactory QCR एंड नॉट बीइंग द स्टैट्यूटरी ऑडिटर टू होम द फंक्शन। उस उसके बाद एंड वाले पॉइंट में कहता है कि आप इंटरनल ऑडिटर अगर आपने कोई नहीं ना रखा तो आप किसी फर्म को आप इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन वो फर्म ऐसी होनी चाहिए जो QCR रेटिंग पे आती हो। QCR रेटिंग एक ऐसी रेटिंग इशू करता है आईकैप जिसमें क्वालिटी ऑफ फर्म्स को इंक्लूड करता है। QCR का मतलब फर्म का ऑडिट करता होता है आईकैप कि ये कैसे परफॉर्म कर रही है। तो QCR रेटेड फर्म को कहता है जी आप अपॉइंट करेंगे NBFC का इंटरनल ऑडिट फंक्शन। अगर आपकी NBFC जो है वो, अगर आपकी NBFC ने इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया हुआ। अपॉइंटमेंट ऑफ अदर ऑफिसर्स, इसके अदर ऑफिसर्स जो है वो कौन से होंगे। NBFC शैल अपॉइंट अ पर्सन एज कंप्लायंस ऑफिसर। CFO बता दिया, इंटरनल ऑडिटर बता दिया, उसके बाद इसको बताया कंप्लायंस ऑफिसर भी अपॉइंट करो टू इंश्योर द रिपोर्टिंग टू द कमीशन ऑफ द स्टेटस ऑफ कंप्लायंस विद द एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बाय द NBFC। अब NBFC को बता दिया कि अपने पास एक कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करो जो कि सिर्फ ये देखेगा कि NBFC वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है और सारी रिपोर्ट्स NBFC जो है कमीशन को डिपॉजिट करवा रही है। नॉन डिपॉजिट टेकिंग और अनलिस्टेड लैंडिंग NBFC, नॉन डिपॉजिट टेकिंग और अनलिस्टेड NBFC। अब बच्चों याद करो NBFC एक पब्लिक कंपनी है ना, तो पब्लिक कंपनी जो है लिस्टेड भी हो सकती है और अनलिस्टेड भी हो सकती है। इसके बाद नॉन डिपॉजिट टेकिंग का मतलब कि ये एक ऐसी NBFC है जो अवाम से डिपॉजिट नहीं ले रही, उसकी बात करने लगे, जो अवाम से पैसा नहीं ले रही, कि अवाम का डिपॉजिट नहीं ले रही। अच्छा कल किसी ने मुझसे पूछा था यार NBFC की लाइफ एग्जांपल बता दो। यार ये जैज कैश जो है ये आपकी NBFC नहीं, जैज कैश, यूबीएल ओमनी, यूबीएल ओमनी भी एक NBFC है जिसकी होल्डिंग कंपनी है UBL आई थिंक सो। बोलते नहीं, लाइफ एग्जांपल भी बता दी। अच्छा नॉन डिपॉजिट ये बैंकिंग जैसा काम कर रही है, इसका मतलब ये NBFCs हैं। Non-deposit taking an unlisted NBFC may designate any other officer as its compliant officer. Appointment of such executive who shall fulfill the terms and condition of mentioned in the fit proper criteria। ये हो गया, ठीक है, ये भी पॉइंट हो गया कि NBFC ने ये जो है ना ये लोग भी अपॉइंट करने हैं अपने पास। इसलिए इसका ऑनर अंदर है। अच्छा ठीक है। सही हो गया। अच्छा ये तो था यार ऑफिसर्स को अपॉइंट करो, क्रेडिट रेटिंग भी लेनी है इन्होंने NBFC ने। अच्छा क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या होता है यार, क्रेडिट रेटिंग ना SBP के SBP जो है ना हमारा, इसके अंदर एक अदारा है जो कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कंपनीज है ना उनकी क्रेडिट रेटिंग इशू करता है। तो क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग का मतलब ये होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की कितनी एबिलिटी है, कि पास्ट में इसने जो काम किया इसकी कितनी एबिलिटीज है, कि इसकी क्रेडिट वर्थ कितनी है, इसकी क्रेडिट वर्थ कितनी है, ये कितना रिलायबल बंदा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्रेडिट रेटिंग। तो पाकिस्तान में आई थिंक सो ये अदारा कौन सा काम कर रहा है, पाकिस्तान में स्टेट बैंक के अंदर एक अदारा काम कर रहा है जिसका नाम है पैकरा। हाँ याद आ गया, उसका नाम है पैकरा, जो कि इस्टेब्लिश हुआ 1994 में। पैकरा एक एजेंसी है पाकिस्तान में जो कि क्रेडिट रेटिंग हर कंपनी की इशू करता है। जितनी भी कंपनीज इसके पास है ना
वो सबकी क्रेडिट वर्थ की जिम्मेदारी देता है कि इसकी ए कैटेगरी है, सुना होगा तुमने, ए कैटेगरी कंपनी, बी कैटेगरी कंपनी, ए प्लस कैटेगरी, ए माइनस कैटेगरी। तो ये ना कैटेगरीज में रखता है कंपनीज को इवेल्युएट करते। तो एनबीएफसी को बोला गया कि एनबीएफसी तुमने बनने के बाद अपनी क्रेडिट रेटिंग जो है वो पैकरा से करवानी है। ठीक है, तो पैकरा इसकी क्रेडिट रेटिंग इस वो पैकरा जो है इसकी क्रेडिट रेटिंग कैसे इशू करता है, उसके पास इसके अपने प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में एक वीआईएस क्रेडिट कंपनी रेटिंग है, तो पैकरा जो है एक रिलायबल है, ये पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, और ये क्रेडिट रेटिंग इशू करती है हर कंपनी को जो भी इसके पास रजिस्टर होती है, जिसको भी कहा जाता है पैकरा से अपनी रेटिंग करवाएं। तो क्रेडिट ये एनबीएफसी क्या करेगी, ऑब्टेन रेटिंग इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 1, इसको कह दिया, इसके नीचे एंड पे शेड्यूल 1 मौजूद है, उसके ऊपर वो फॉर्म फिल करो और पैकरा के पास जाओ। obtain rating in accordance with the schedule 1 as and when it's eligible for rating as per the rating criteria of the rating agency registered with the commission। समझ आ गई इसकी यार। उन्होंने कहा कि एनबीएफसी जब तुम शेड्यूल 1 की रिक्वायरमेंट को पूरी कर लोगी तो तुमने पैकरा से तुमने उस एजेंसी से अपनी रेटिंग करवानी है जो एससीसीपी के पास भी रजिस्टर है। सच रेटिंग शैल बी अपडेटेड एट लीस्ट वंस एवरी फाइनेंशियल ईयर, तो हर फाइनेंशियल ईयर में अपनी दोबारा रेटिंग करवाया करनी इसने। एनबीएफसी शैल विदिन 1 year of the decrease in its rating from the grade specified by the commission by the notification in official gazette obtain a fresh rating। फिर कहता है जब तुम्हारी रेटिंग पैकरा डिक्रीज करेगा तो दोबारा अपनी रेटिंग करवानी है ड्यूरिंग द पीरियड दैट इट्स रेटिंग इज बिलो देन द ग्रेड सो स्पेसिफाइड। तो अगर कमीशन ने कह दिया ना कि जी एनबीएफसी की जितनी भी पाकिस्तान में एनबीएफसी हैं उनकी क्रेडिट वर्थ जो है वो रेटिंग ए माइनस में आनी चाहिए, तो इसका मतलब हर वो एनबीएफसी अपनी रेटिंग दोबारा पैकरा से करवाएगी जिसकी रेटिंग बी कैटेगरी में होगी, जिसकी रेटिंग ए होगी। ठीक है, और हर वो एनबीएफसी रेटिंग नहीं करवाएगी जिसकी रेटिंग ए प्लस में पड़ रही होगी। ठीक है, तो ये रेटिंग क्राइटेरिया कमीशन कहता है मैं स्पेसिफाई किया करूंगा, और जो जो एनबीएफसी इस रेटिंग क्राइटेरिया से नीचे होगी वो अपनी रेटिंग करवाएगी। उसके बाद एनबीएफसी में बी अलाउड बाय द कमीशन टू कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन ऑन सच कंडीशन एज आर डीम्ड अप्रोप्रिएट। फिर उन्होंने कहा जो भी एनबीएफसी है सिर्फ वैसे ही ऑपरेशन करेगी जैसे कमीशन उनको बोलेगा। पब्लिश द रेटिंग इन इट्स एनुअल रिटर्न, एनुअल रिपोर्ट्स, जो भी रेटिंग करवा लेगी तो ये रेटिंग वो कहता जी अब आप अपनी रिपोर्ट्स में पब्लिश करेंगे और एडवर्टीजमेंट भी इसको करेंगे। acquire and maintain the membership of relevant association, वो फिर कहता है इस पैकरा वगैरह से आपने एसोसिएशन भी मेंटेन रखनी है। अब यहाँ तक मेरी आवाज क्लियर है तो सिर्फ एक बच्चा मैसेज कर दे, क्योंकि मुझे नेट का जो है ना अनस्टेबिलिटी का मैसेज आता रहता है इसकी तरफ से। तो दूसरी रिक्वायरमेंट क्रेडिट रेटिंग लो, बस बस एक बच्चे नहीं करना है, ज्यादा लाइन ही लग जाएगी। अब देखो यार एनबीएफसी का कंसेप्ट हमें क्लियर है ना, एनबीएफसी ने क्या क्या करना है, तो चलो रिवाइज करते हैं थोड़ा सा फिर आगे चलते हैं, हम बोरियत में ना चले जाएं। सबसे पहले हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, फिर उसके बाद हमने फॉर्म फिल किया फॉर्म 1, फॉर्म 2 के अंदर हमने ग्रांट ली, कमीशन जो हमारा लाइसेंस था उसके लिए रिक्वेस्ट की, फॉर्म 4 के अंदर हमें वो ग्रांट मिल गई। उसके बाद उन्होंने कहा कौन कौन से, सुन लो जाने तो लगे हो, कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, वो कर लिए। फिर इसने कहा अपने पास CFO रखो, फिर इसने कहा अपने पास CIA रखो, फिर उसने कहा अपने पास कंप्लायंस ऑफिसर रखो, बातें मानी जा रही हैं। फिर उसने कहा क्रेडिट रेटिंग भी करवाओ। क्रेडिट रेटिंग का मतलब होगा कि तुम कितने, तुम्हारे ऊपर कितना यकीन किया जा सकता है। उसके बाद एनबीएफसी कभी भी ये काम नहीं करेगी, शैल नॉट। सुनो कौन से काम नहीं करेगी। पहला काम, अपॉइंट आर इलेक्ट मोर
then 50% of its director from the same family. चलो जी काम हो गया. उन्होंने कहा एक ही घर से 25% से ज्यादा के डायरेक्टर नहीं लेने, including spouse, line ascendants and descendants and brothers and sisters. उन्होंने सब कुछ को पकड़ लिया. कहता ना अपने दादों की लाइन से, ना अपने नाने वाली लाइन से, ना अपने बहन भाइयों से. तो एनबीएफसी ने अगर कोई बंदा अपॉइंट किया ना डायरेक्टर, तो उसी खानदान से कहता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेजोरिटी जितनी भी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसका 25% से कभी भी ज्यादा एक खानदान से लोग ना आए. उसके बाद एनबीएफसी शेल नॉट, एनबीएफसी कभी भी क्या नहीं करेगी, परचेज एनीथिंग फ्रॉम आर सेल एनीथिंग टू एनी डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द एनबीएफसी or from or to a person who either individually or in concert with close relatives beneficially own 10% or more either of the equity or other security voting rights issued by the NBFC. कहता है एनबीएफसी तुमने कभी भी अपने प्रोडक्ट्स या अपनी फैसिलिटीज इन बंदों को नहीं देनी. कौन कौन से बंदों को नहीं देनी? ना तो एनबीएफसी, जो भी एनबीएफसी है जो लीजिंग का काम कर रही है, जो डिपॉजिट टेकिंग का काम कर रही है, जो हाउस फाइनेंसिंग का काम कर रही है, उसको कह दिया गया, मना कर दिया गया कि तुमने कोई भी चीज़ अपनी सेल नहीं करनी डायरेक्टर को, ऑफिसर को, एम्प्लॉयज़ को. हाँ, या ऐसे किसी अपने शेयर होल्डर को कोई चीज़ सेल नहीं करनी जिसकी बेनिफिशियल ओनरशिप बनती है. और ये नहीं करना काम तुमने. अगर करना है तो तुमने कमीशन की इन राइटिंग अप्रूवल ले लेनी है. ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ कंट्रोलिंग एसेट्स, transfer ownership of controlling shares, merge with, acquire or take over any other company. कहता ना तो तुमने अपने ओनरशिप शेयर्स जो हैं, कंट्रोलिंग शेयर्स जो हैं, ऊपर भी तो कसम खाई थी ना कि हम मेमोरेंडम नहीं चेंज करेंगे, हम अपने शेयर नहीं बेचेंगे. तो कहता ना तुम कभी अपने कंट्रोलिंग शेयर्स बेचोगे जिनके ऊपर ज्यादा राइट्स बनते हैं बंदों के, और वो नहीं बेचोगे, मर्ज नहीं करोगे, किसी को टेक ओवर नहीं करोगे. हाँ अगर करना हुआ तो कमीशन की अप्रूवल ले लेना और उससे उसकी स्कीम के थ्रू मर्जर करना. मेक अ लोन और एडवांस ऑफ मनी टू एनी पर्सन एक्सेप्ट इन द कनेक्शन विद द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. किसी पर्सन को लोन नहीं देना, किसी भी पर्सन को लोन नहीं देना. हाँ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक ही लोन देना. इम्प्लाई अ ब्रोकर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. एनबीएफसी कभी भी ब्रोकर अप्लाई नहीं करेगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ इट्स डायरेक्टर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. जो डायरेक्टर और ऑफिसर्स हैं या ऐसा बंदा जिसके पास 10% के वोटिंग शेयर्स हैं उसको ब्रोकर अपॉइंट नहीं करना, ना ना इनके रिलेटिव्स को ब्रोकर अपॉइंट करना. यहाँ तक ये बताया गया. उसके बाद एनबीएफसी क्या नहीं करेगी, रिमूव शेल नॉट रिमूव इट्स रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू इट्स बिजनेस फ्रॉम पाकिस्तान to a place outside Pakistan without obtaining कमीशन की अप्रूवल लेने के बगैर नहीं करना ये काम. एनबीएफसी पाकिस्तान से कोई रिकॉर्ड भी मूव नहीं करेगी. उसके बाद एनबीएफसी कभी भी shall not change its chief executive and board of directors एक्सक्लूडिंग डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय क्रेडिटर. ये इनकी बात नहीं हो रही है, एक मिनट, ये तो बात यहाँ से खत्म कर देना ताकि अच्छी समझ आए. ये देखो ये क्या बात लिखी हुई है. ये बात लिखी हुई है कि एनबीएफसी कभी भी अपना सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिमूव नहीं करेंगी. हाँ अगर करना है तो विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन, कि कमीशन की पहले इजाजत लेनी है फिर अपना सीईओ या सीएफओ हटाना है. मेक इन्वेस्टमेंट इन अनकोटेड शेयर्स ऑफ एनी कंपनी विदाउट अप्रूवल ऑफ द कोर्ट, विदाउट अप्रूवल ऑफ द कमीशन. कि आपने किसी भी शेयर्स किसी भी कंपनी के अनकोटेड शेयर्स में अप्लाई नहीं करना विदाउट टेकिंग अप्रूवल ऑफ द कमीशन. आपने कमीशन की इजाज़त के बगैर अनकोटेड शेयर्स में अप्लाई नहीं करना. उसके बाद ऑफर एनी ऑफ इट्स ओन और अदर सिक्योरिटीज फॉर एनी कंसिडरेशन अदर देन कैश. तो यार यहाँ तक ये रूल्स जो है ना ये मैंने कंप्लीट किए. यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन बनता है वो मुझसे पूछो.
अनकोटेड शेयर्स की डेफिनेशन पड़ी है इसी रूल्स में, जिस ऐसे शेयर्स होते हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज में ना ट्रेड नहीं हो रहे होते। तो एनबीएफसी अगर मैं तुम्हें रूल दिखाऊं ना तो ये सारे रूल्स हैं, उनमें से क्या क्या हमने करना है वो मैंने तुम्हें करवाया। एक मिनट, इन रूल्स को अगर तुम पढ़ोगे ना खुद से तो ये काफ़ी डिटेल में है, लेकिन इनमें से अब ये आज की तारीख में ही ओपन हो जाए, हाँ हो गया, शायद तुम्हें नज़र आ रहा होगा। तो ये 34 पेजेस के रूल हैं, इसमें ये सारी चीज़ें तुम्हें मिलेगी, ये सारी चीज़ें तुम्हें मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, तुमने इसकी डेफिनेशन खुद कर लो, नहीं तो मैं करवा दूंगा कल, मैं ये सीक्वेंस जो है वो सारा कंप्लीट कर दूं फिर ये करवा दूंगा। तो ये देखो ये सारी डेफिनेशन चलती जा रही हैं। रूल नंबर 4 परमिशन, उसके बाद कंडीशन, कंडीशन भी मैंने वो उठाई हैं जो जो हमें आनी चाहिए। उसके बाद कंडीशन देखो ख़त्म ही नहीं हो रही, इतनी ज़्यादा कंडीशन है। मैंने तो आपको चंद कंडीशन पढ़ाई हैं, वो इसलिए पढ़ाई कि तुमने भी बस चंद कंडीशन ही याद करनी, तुमने इसके पीछे नहीं हाथ धो के पड़ जाना कि मैं बस इसने 22 कंडीशन बताई हैं तो मैं 22 कंडीशन ही पढ़ के फिर ही जाऊंगा फिर शेर बनूंगा। नहीं यार, अगर देखनी हुई तो एक नज़र देख लेना। ये रैकेट्स, रूल नंबर 7, रैकेट्स कौन कौन से मेंटेन करेगा। CIA अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ये वो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया रूल नंबर 7 में। ठीक है, और NBFC कभी भी ये नहीं करेगी, ये मैंने पढ़ा दिया। उसके बाद ये फजूल की हैं चीज़ें, छोड़ दो इनको, कंप्लीट हो गया। ये फॉर्म नंबर 1 है, इसको एक नज़र देख लेना, पूछना तो है ही नहीं उसने। ये फॉर्म नंबर 2 और सारी ये फॉर्म 3, फॉर्म आगे शुरू हो जाते हैं। तो NBFC रूल 2003 होपफुली मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझा दिया और तुमने अच्छी तरह समझ लिया। ठीक है, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो मुझे बताओ, फिर मैं अगली जो कैटेगरी है उसकी तरफ जाऊँ। याद रखना ये पूरा बल्क जो है हमारे सिलेबस में 10 नंबर का है। इसीलिए इसके अंदर अंदर अंडरस्टैंड हो गया, क्लियर हो गया। एक मिनट, नीचे किसी के आ रहे होंगे क्वेश्चन। सर, डज पेकरा पोस्ट पर अप्लाई क्रेडिट टू फ्रॉम पब्लिक कंपनी पब्लिक। हाँ, पेकरा की साइट पे चले जाओ आज ही। पेकरा में मौजूद होंगी ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, ए प्लस कैटेगरी, ए माइनस कैटेगरी। तो पैकरा अपनी रेटिंग क्राइटेरिया डिफाइन करता है जी, हम आपकी जो है क्रेडिट रेटिंग किस तरह बनाते हैं। वो देखते हैं कि आपने कभी डिफॉल्ट तो नहीं किया, वो देखते हैं आपके पास पैसा कितना मौजूद है, वो देखते हैं आपके एसेट्स कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, वो देखते हैं कितने रिस्क पे हैं आपके एसेट्स। ठीक है, तो वो सारा क्राइटेरिया उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। तो पैकरा पब्लिकली लिस्ट करता है सारी कंपनीज की रेटिंग को। रूल में और भी पॉइंट्स हैं, वो हमें अपने एज सच फोकस नहीं करना, वो वी हैव टू रीड देम। यार उनको बस देख लो एक नज़र, जो इम्पोर्टेंट था ना वो मैंने तुम्हें करवा दिया। अगर मैं उन पॉइंट्स की तरफ ले जाऊंगा ना लेंथ में तो है कोई नहीं, कोई मसला नहीं, लेके भी जा सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा तुम्हें इतना कुछ आना चाहिए। अनकोटेड शेयर्स नजम, ये ऐसे शेयर्स होते हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे डील नहीं होते। ठीक है, उनको लीगल वे में कहा जाता है अनकोटेड शेयर्स। तो इसको कह दिया कभी भी तुमने किसी ऐसी सिक्योरिटी में एनबीएफसी अप्लाई नहीं करना, किसी ऐसे शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं करना, किसी ऐसे प्रोस्पेक्टस को सब्सक्राइब नहीं करना जो कि अनकोटेड हैं, जो कि डीलिंग नहीं हो रही स्टॉक एक्सचेंज पे। ठीक है, चलो जी, ये थे 2003 के रूल्स। जो कुछ मैंने तुम्हें करवाया ये बिल्कुल एग्जैक्ट और बिल्कुल इफेक्टिव चीज करवाई तुम्हें,
कि लेट्स सपोज अगर तुम्हें एग्जाम में कहता है जी बताओ कंडीशन क्या है, हम चुप करके 3-4 कंडीशन उसके ठक करके लिखेंगे। क्यों हम इतनी कंडीशन पे खपें, जो उसने 24, 25, 27 कंडीशन बताई हुई है, क्यों खपना है यार, है इतना टाइम किसी के पास? अगर वेले हो तो कर लो, अगर मैं भी वेला हूँ तो मैं भी करवा देता हूँ। तो यार 10 नंबर का आना है। और हमेशा तुमसे, अब देखो हमारा पेपर जो है एमसीक्यूज है और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो काम ही उतना करो ना जिससे पास हो जाओगे। किधर गया बाकी, किधर गया यार, जादू ही हो गया ये तो आज, क्या हो रहा है? हाँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एंड नोटिफाइड एंटिटीज रेगुलेशन 2008। देखो पहले रूल्स डिटेल में समझा दिए। वॉइस का अगेन इशू आ रहा है, अल्लाह ना करे। आ गई, मैं नेट स्टार्ट करके आया हूँ। वॉइस का इशू है यार, अपना नेट भी चेक कर लो। अच्छा, अब है। ओके ओके ओके, बस करो यार, ये इकट्ठे हो जाने मेरे पास। बस करो बस करो। रूल्स बता दिए कि किन तरीकों से तुमने एनबीएफसी बनानी है। उसके बाद यार आपको पता होगा, शायद आपको पता हो कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा टेररिस्ट हो गए थे ना, इतने ज़्यादा दहशतगर्द हो गए थे कि जीना ही हराम हो गया था। इतने ज़्यादा बम धमाके, और अल्लाह माफ़ करे आए दिन कोई ना कोई खबर हमें सुनने को मिल रही थी कि फ़लानी जगह ये हो गया, फ़लानी जगह ये हो गया। और ये दहशतगर्द जो थे हमारे हाथ से ही निकले हुए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने होश संभाली और ये सारी सिचुएशन को कैप्चर किया। तो जितनी ज़्यादा एनबीएफसीज और एनजीओज इन्वॉल्व थी ना इन कामों में, तो इन सारी एनजीओज को, सारी एनबीएफसीज को सजा दी गई, इनको पकड़ा गया। क्योंकि कंपनीज को तो पहले से पकड़ा हुआ था ना, उनके ऑडिट हो रहे थे। लेकिन ये जो थे ना दरिंदे, दनाते फिरते थे एनबीएफसी की शक्ल में और एनजीओज की शक्ल में, तो इनको पकड़ा फिर। तो एससीसीपी ने 2008 में आके, आपको पता होगा 2008 से ऑनवर्ड जो थी सिचुएशन कुछ समझना शुरू हुई। आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को रोका गया। अजान हो रही है, सिर्फ 1 मिनट में रुकूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, इनके ऊपर रेगुलेशन आई और उसके बाद एससीसीपी ने कहा नोटिफाइड एंटिटीज। नोटिफाइड एंटिटीज का मतलब होता है हर वो एंटिटी जिसको हम नोटिस भेजेंगे, जिसको हम नोटिफाई करेंगे,
वो भी इसको बनेंगी। यानी कि ये रेगुलेशन एक तो स्पेशली बनाई गई एनबीएफसीज के लिए कि एनबीएफसी तुम इन बातों को मानोगे, प्लस नोटिफाइड एंटिटीज का मतलब कि पाकिस्तान में अगर हमने किसी को नोटिस भेज दिया और उसको कह दिया कि 2008 की रेगुलेशन मानो, तो वो भी ये मानेगा। प्रिवेंशन ऑफ एनबीएफसीज इन्वॉल्वमेंट इन मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड अदर इलीगल ट्रेड रेगुलेशन, रेगुलेशन नंबर 9, all NBFC shall ensure the prevention of money laundering and other illegal trade and abide by such laws, directives, and circulars as may be issued by the federal government or commission to safeguard the MBFC against the involvement in money laundering activities and other illegal trades। उन्होंने कह दिया एनबीएफसी जितनी भी पाकिस्तान में मौजूद है ना, उसने कहा एनबीएफसी तुमने एससीसीपी को तो मानना ही है। इसके बाद आज के बाद अगर फेडरल गवर्नमेंट ने कोई रूल इशू कर दिया ना कि इस बात को मानो, तो उनको भी मानना है। वो कहता है ये इसलिए करने लगे हैं ताकि तुम्हें बचाया जाए एनबीएफसी, कि तुम इन्वॉल्व ना हो जाओ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज में या इलीगल ट्रेड्स में। ये 2008 की रेगुलेशन है। फिर उन्होंने कहा एनबीएफसी क्या करे, एनबीएफसी शैल डिटरमिन द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। यार आप बैंक की एग्जांपल ले लो, आप बैंक के पास जाते हो ना कोई चीज जमा करवाने के लिए, अपना अकाउंट खुलवाने के लिए, वो पहले आपसे केवाईसी लेते हैं, नो योर कस्टमर, कि आप अपने कस्टमर को जानते हैं। बैंक वाले वो वाला फॉर्म आपसे फिल करवाते हैं कि हम आपको जानने के लिए ना आपसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ऐसे ही अकाउंट नहीं ओपन होता, सही है। तो इसी तरह एनबीएफसी बैंक से मिलता जुलता कारोबार है ना, तो इसके ऊपर भी उन्होंने चेक्स लगाए कि जैसे ही तुम्हारे पास कोई कस्टमर आता है ना, तो उससे आपने क्या क्या चीजें करनी है और कैसे कैसे आपने उसके साथ डीलिंग करनी है। इट शैल डिटरमिन द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। प्रोस्पेक्टिव कस्टमर क्यों कह दिया, क्योंकि अभी कस्टमर नहीं बना है ना, अभी कस्टमर नहीं बना, ये उसके साथ डीलिंग कर रहा है। वो इसकी कहते हैं पहले आइडेंटिटी मालूम कर ले। इट शैल डिटरमिन द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स आर इन्वेस्टर बिफोर एक्सटेंडिंग इट्स सर्विसेज एंड केयर, and care shall be taken to establish the beneficial ownership of all accounts and all those using safe custody। ठीक है, तो वो कहता है जी जो एनबीएफसी है वो क्या करे, एनबीएफसी क्या करे, ये डिटरमिन करे ट्रू आइडेंटिटी, इसके प्रोस्पेक्टिव जो कस्टमर होंगे उनकी ट्रू आइडेंटिटी डिटरमिन करे, और इसके जो इन्वेस्टर हैं, इसमें जो पैसा लगा रहे हैं, उनकी भी ट्रू आइडेंटिटी जो है वो डिटरमिन करे। फिर उसके बाद इनको अपनी सर्विसेज दे और केयर देखे और केयर एक्सरसाइज करे बिफोर एस्टेब्लिशिंग बेनिफिशियल ओनरशिप, के बेनिफिशियल ओनरशिप जो है किसी भी अकाउंट्स की देने से पहले कोई केयर वगैरह जो है वो एस्टेब्लिश कर ले। और जो केयर और सेफ गार्ड्स इसने लगाने हैं नीचे जाके बताएगा क्या क्या तुम्हें करना चाहिए। It shall accept money from a customer only after ensuring that an account has been opened in the name of the customer using the account opening form developed by the respective industry association in consultation with the commission। तो कहता है अगर आपने किसी कस्टमर से पैसा एक्सेप्ट करना है तो ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करना है एनबीएफसी, तुमने फॉर्म बनाना है, तुमने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म बनाना है। और वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसा होना चाहिए, कहता है जी ये एक एसोसिएशन, जो एनबीएफसी की एसोसिएशन या बैंकिंग एसोसिएशन जिसने कमीशन के साथ मिलके पहले से मामला तय किए हुए हैं, उन मामलात के ऊपर उनसे मिलता जुलता जो है, उनसे मिलता जुलता जो है आपने एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म बना लेना है, और उसी के मुताबिक कहता आपने कस्टमर का अकाउंट ओपन करना है। इट शैल establish effective procedure for obtaining identification for new customer and devise a policy to ensure that business transactions are not conducted with the person who fails to provide the evidence of their identity।
उन्होंने कहा कि एनबीएफसी तुम नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो, बैंकिंग जैसा बिजनेस कर रही हो तो ये काम भी कर लेना कि कभी भी ऐसे कस्टमर के साथ डीलिंग ना करना जो आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं देता, और कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन ना करना किसी भी पर्सन के साथ जो आपको अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करवाता। फिर उसके बाद इट शैल कंडक्ट इट्स बिजनेस इन कंफर्मिटी विद द रूल्स एंड दीज रेगुलेशन and shall not offer services or provide any assistance in any transaction which in the opinion of NBFC are associated with illegal activities and related to the terrorist financing from legitimate or illegal means। तो उन्होंने कह दिया कि एनबीएफसी कभी भी, अगर एनबीएफसी को शक है कि रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो इलीगल है या टेररिस्ट फाइनेंसिंग है उसमें इन्वॉल्व ना हो, इट शैल establish effective procedure for monitoring of customer accounts on regular basis। इसके पास जो कस्टमर ओपन हो जाते हैं जो अपनी आइडेंटिटी भी जाहिर करवा देते हैं, तो अपना एक प्रोसीजर बनाए, रेगुलरली उनके अकाउंट्स को चेक करता रहे। checking identities and bona fide of the remitters of the beneficiary and the beneficiary of the transaction and the retained records of the transaction। फिर कहता है आइडेंटिटीज चेक करे। बोनाफिडे का मतलब होता है अच्छी नीयत वाले रेमिटर्स की, जो पैसा रेमिट कर रहे हैं, जो भेज रहे हैं, एंड बेनिफिशरीज ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड रिटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजैक्शन। It shall not make payment or receive payment of amount in excess of exceeding 50,000। कभी सुना है जैज कैश से आपने 50,000 से ऊपर निकलवाया हो? अगर किसी ने सुना है तो मुझे बता दे। 50,000 से ऊपर कभी निकलवाया किसी ने एक ही अकाउंट से? तो कहता है एनबीएफसी कभी भी तुम पेमेंट नहीं करोगी, जो भी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होती है ना वो 50,000 से ऊपर की पेमेंट नहीं करेंगी। The above limit shall not apply to cash payment made for repayment of finances by existing borrowers। कहता है ये वाली जो लिमिट है उन लोगों पे अप्लाई नहीं हो रही जो कि फाइनेंस लीज करवाते हैं, जो फाइनेंस लीज करवाते हैं एनबीएफसी से। यानी कि ये वाली लिमिट जो कैश लिमिट बताई है उन्होंने इन्वेस्टमेंट टेकिंग एनबीएफसी के लिए नहीं बताई, ये डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी के लिए बताई है। अच्छा, यहाँ तक तो यार रूल नंबर 9 था। रूल नंबर 9 ने सख्ती से मना किया कि एनबीएफसी तुमने कभी भी इलीगल ट्रेड में या टेररिस्ट फाइनेंसिंग में अपना पाँव नहीं फंसाना। और अगर एनबीएफसी तुमने कोई अकाउंट ओपन करना है कस्टमर का या किसी बंदे से डीलिंग करनी है तो देख लेना वो जेन्युइन बंदा हो, उससे आइडेंटिटी लो, उसके सारे प्रूफ्स लो, फिर उसको अपनी सर्विसेज एक्सटेंड करना। हर एनबीएफसी को बता दिया गया। उसके बाद प्रोसीजर फॉर अप्रूवल फॉर अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव। अच्छा यार, रूल जो थे 2003 के, वहां उसने कोई चीज बताई थी कि डायरेक्टर को कैसे दोबारा अपॉइंट करना है और चीफ एग्जीक्यूटिव को कैसे दोबारा अपॉइंट करना है? क्योंकि एनबीएफसी एक पब्लिक कंपनी है और हर 3 साल बाद इसके डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ने तो चेंज होना है। तो फिर एनबीएफसी जो थी ये कंफ्यूजन का शिकार थी कि 2003 की रेगुलेशन के मुताबिक तो चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर जो हैं ये फरिश्ते होने चाहिए। अब ये फरिश्ते जो हैं ये कब तक कंपनी के साथ रहेंगे? तो 2008 में आके रेगुलेशन आ गई कि इनको कैसे अपॉइंट करना है और इनको कैसे रीअपॉइंट करना है, पूरा एक तरीकेकार बता दिया गया। NBFC shall follow the following procedure for obtaining the approval of appointment or reappointment of any change in director or chief executive। उन्होंने कहा NBFC जो है ना वो ये वाला तरीका अपनाए अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करने के लिए, अपने डायरेक्टर्स को चेंज करने के लिए या चीफ एग्जीक्यूटिव को चेंज करने के लिए, ये वाला तरीका अपनाएंगी।
पहला, इन केस ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, अगर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स हो रहा है तो एससीसी जो कंपनीज एक्ट है उसमें तो सारे प्रोसीजर हो रहे हैं ना, वो अलहदा हो रहे हैं, पब्लिक कंपनी है, हो रहे हैं अलहदा। उनके अलावा क्या करेंगे, उनके अलावा ये भी काम करेंगे, इन केस ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स द एनबीएफसी 10 days before, 10 days before the date of the meeting in which the election of the director is to be held, shall submit an application for individuals seeking to contest an election whether they are retiring director or otherwise। उन्होंने कहा 10 days बिफोर जो है ना इंडिविजुअल से आप एक एप्लीकेशन लेंगे, चाहे ये रिटायरिंग है या अदरवाइज है। In case of occurrence of any casual vacancy, appointment of chief executive, the NBFC must submit an application within 10 days of the occurring of any casual vacancy or reappointment as the case may be। अच्छा, ऊपर उन्होंने बताया कि NBFC का जब इलेक्शन होगा ना तो 10 दिन पहले ये कमीशन को एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, और अगर ये जो होती है कैजुअल वैकेंसी होती है तो 10 दिन में फिर भी अप्लाई करेंगे। इन द केस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एन एनबीएफसी डिसाइड टू रिमूव द चीफ एग्जीक्यूटिव, हमें पता है ना चीफ एग्जीक्यूटिव नौकर है, पता है ना चीफ एग्जीक्यूटिव नौकर है, हाईएस्ट एम्प्लॉय है। इन केस, इन केस, in case board of directors of NBFC decide to remove its chief executive before expiration of its term, एक्सपायरेशन ऑफ टर्म से पहले इस चीफ एग्जेक्टिव को रिमूव करना चाहते हैं, और चीफ एग्जेक्टिव डिसाइड टू टेंडर इट्स रेजिग्नेशन, या चीफ एग्जेक्टिव एनबीएफसी को छोड़ के जाना चाहता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म, अपनी ऑफिस टर्म से पहले, आर रिप्लेसमेंट ऑफ चीफ एग्जेक्टिव ऑन कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म, द एनबीएफसी फौरन से क्या करेगी, इन्फॉर्म द कमीशन एट लीस्ट 1 month बिफोर द डिसीजन। अगर एनबीएफसी ने अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हाईएस्ट एम्प्लॉय जिसकी नज़र में सारे काम हो रहे हैं उसको चेंज करना है तो 1 महीने पहले कमीशन को बताएगी। Provided that NBFC shall within 1 month period submit an application complete in all respect for obtaining approval of new chief executive। और जब ये बताएगी कि हमने डिसीजन लिया है कि पुराना सीईओ वो रिमूव करेंगे, तो साथ ही कहता आप न्यू एप्लीकेशन अप्लाई करें कि नया सीईओ कौन होगा। द एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड इन कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल नंबर 9 एंड बी अकम्पनीड बाय द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड देयर इन। उसके बाद उन्होंने कहा एनी बेनिफिशरी एनी डेफिशिएंसी आर शॉर्ट कमिंग इन द इंफॉर्मेशन आर डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द एनबीएफसी टू द कमीशन shall be rectified by the NBFC within 14 days of the issue of the letter of the commission। आई थिंक सो यहाँ तक हमें कंप्लीट कर लेना चाहिए आज। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताए। अब ये समझ आ गया रूल में क्या। सर अब तो प्रोसीजर अवेलेबल है नहीं एक्ट तो हम क्यों, क्या कह रहे हो नजम। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कल तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे, आज कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहा। रूल्स में क्वेश्चन है वो करो, या इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो करो। यहाँ तक जो है हम क्लियर कर दें। रूल्स 2003 के हैं, रेगुलेशन 2008 की हैं। रूल्स बता दिए गए कि आपने एनबीएफसी बनानी कैसे है, रेगुलेशन में बताया गया आपने एनबीएफसी को चलाना कैसे है, किन किन तरीकों से आपने एनबीएफसी में रहना है, ये रेगुलेशन में बताया गया। सबसे पहले रेगुलेशन बनती है कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग में अपना हिस्सा नहीं डालना। फिर दूसरा रेगुलेशन बनती है कि आपने कौन सी कंडीशन को फॉलो करके कस्टमर को एक्सेप्ट करना है, यानी कि यही हुई ना कि आपने इलीगल ट्रेड से मना रहना है। उसके बाद आपने अपना सीईओ कैसे रिमूव करना है। उसके बाद, उसके बाद आई थिंक सो ये कल का टॉपिक रखते हैं, ये सारा कल का टॉपिक रखते हैं।
और कल ही आपको डेफिनेशन करवा के ये टॉपिक कंक्लूड कर दूंगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें यार। पब्लिक डायरेक्टर मौजूद है तो यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? देखो एनबीएफसी है ना, उसने कहा इसको भी माने उसको भी माने, इसको भी मानने और उसको भी माने। एनबीएफसी कौन सा पॉइंट कहते हैं? दूसरा पॉइंट इज इट शैल एस्टेब्लिश इफेक्टिव प्रोसीजर, ये वाला पॉइंट। एनबीएफसी पब्लिक कंपनी है ना, तो उन्होंने कहा पब्लिक कंपनी तो अपने काम कर रही है, साथ में इसको भी अप्लाई करे। अब पब्लिक कंपनी के पास इख्तियार है कि अपना सीईओ सीएफओ रिमूव कर सकती है, सीईओ रिमूव कर सकती है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही इसका रिमूव नहीं होना। वहाँ सीईओ को रिमूव करने के लिए हमने पढ़ा था रेजोल्यूशन पास होगी 3/4 की, तो सीईओ जो है उसको निकाल सकते हैं। यहाँ निकालने के लिए देखो तरीका वही है निकालने का कि बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लेंगे, लेकिन रेजोल्यूशन पास करके 1 महीने पहले कमीशन को बताना है कि कमीशन हम अपना सीईओ 1 महीने बाद रिमूव करना चाहते हैं, उसकी अप्रूवल लेनी, और नया सीईओ जो रखना है उसको 1 महीने पहले बताना है कमीशन। तो पब्लिक कंपनी है लेकिन साथ में ये रेगुलेशन और रूल्स भी इसके ऊपर अप्लाई होंगे। अच्छा एनबीएफसी, ये दूसरा पॉइंट ये वाला कि एनबीएफसी क्या करेगी, एनबीएफसी क्या करेगी, ये देखो उसने कहा एनबीएफसी इफेक्टिव प्रोसीजर बनाए अपने पास। जैसे बैंक के पास, मैंने कहा ना एक बैंकिंग कंपनी की एग्जांपल ले लो, बैंक के पास अगर तुम गए ना कि बैंक हमारा अकाउंट ओपन कर दो, बैंक ने कभी भी अकाउंट ओपन नहीं करना। बैंक वाले कहेंगे ये जो फॉर्म है ना ये फिल कर दें। आप बैंक वालों को कहेंगे ना नहीं यार छोड़ो फॉर्म, ये लो मोटे ताजे पैसे पकड़ लो मुझसे, वो पकड़ तो लेंगे लालची लोग, लेकिन फिर भी कहेंगे कि ये बराए मेहरबानी ये कंडीशन जो है ना ये एसबीपी ने लगाई हैं, ये इतने ज़्यादा, अब तो इतने ज़्यादा फॉर्म है कि समझ नहीं आती कहाँ कहाँ साइन करवा रहे हैं, ये भी फिल करें, ये भी फिल करें, ये भी फिल करें, यहाँ पे भी अंगूठा लगाएं, ये करें वो करें। तो इसी तरह वो कहता है एनबीएफसी क्योंकि बैंकिंग जैसा काम है ना, उन्होंने कहा इट शैल एस्टेब्लिश इफेक्टिव प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम न्यू कस्टमर्स, कि नया कस्टमर जो भी ऐड करना है ना उसके लिए इफेक्टिव प्रोसीजर बनाए, सारे प्रोसीजर वो बनाए कि उससे पता चले कि कस्टमर की क्या आइडेंटिफिकेशन है, कौन कस्टमर है, कहाँ से आया है। ठीक है। और दूसरे पॉइंट में कहता है, अच्छा क्रेडिट रेटिंग करता हूँ, दूसरे पॉइंट में कहता है डिवाइस अ पॉलिसी, फिर ऐसी पॉलिसी बनाए to ensure that business transactions are not conducted with the person who failed to provide the evidence of the identity। समझ आ गई ये दूसरा पॉइंट? दूसरा पॉइंट किसका था? जर्लिश का, ये भी हो गया सर, प्रोसीजर ये भी हो गया, जवाब मैंने दे दिया। उसके बाद क्रेडिट रेटिंग क्या है? देखो हर कंपनी की क्रेडिट रेटिंग होती है, हर कंपनी जो कि स्टॉक एक्सचेंज में है उसकी क्रेडिट रेटिंग होती है। ये क्रेडिट रेटिंग कौन यूज़ करता है? ये क्रेडिट रेटिंग बैंक्स यूज़ करते हैं, ये क्रेडिट रेटिंग अदर कंपनीज यूज़ करते हैं। अपनी सर्विसेज किसी को देने से पहले उससे पूछते हैं तुम्हारी वर्थ क्या है, तुम्हारी कितनी वर्थ है, बताओ हमें। वो कहता है मैं बहुत अमीर बंदा हूँ, हम नहीं यकीन करेंगे जब तक कोई उसकी गारंटी ना दे दे ये वाकई अमीर बंदा है और इसने डिफॉल्ट नहीं किया कहीं पे। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पाकिस्तान में पैकरा मौजूद है, पैकरा से कंपनीज अपनी रेटिंग करवाती हैं।
पैकरा के पास इसके अपने प्रोसीजर हैं। पैकरा देखता है इसकी कितनी इन्वेस्टमेंट रिस्क पे लगी हुई हैं, इसके कितने इन्वेस्ट एसेट्स जो हैं वो कितने एफिशिएंट्स हैं, इसके ऊपर कितनी लाइबिलिटीज हैं, हाँ इसने बैंक की पेमेंट का कितने बार डिफॉल्ट किया। तो वो इसके हिसाब से रेटिंग को मैनेज करता है। और पैकरा के पास पूरी एक लिस्ट मौजूद है रेटिंग की। उसमें A+ कंपनीज, ट्रिपल A कंपनीज, AA कंपनीज, A- कंपनीज, आज खोल के देखना पैकरा की साइट, हर वो कंपनीज जो कि लिस्टेड है वो इसके पास भी हैं। ये इनकी क्रेडिट वर्थ बता रहा होता है कि ये कैसे काम कर रही है और किस तरह काम कर रही है। तो पैकरा से उसने कहा, एनबीएफसी, हर एनबीएफसी को कहा कि अपनी रेटिंग करवाएं उस क्राइटेरिया के ऊपर जो पैकरा ने इशू किया हुआ है, और उससे रेटिंग लें। रेटिंग करवाने का मकसद ये है कि कमीशन को पता चलता रहे कि एनबीएफसी के एसेट्स कितने रिस्क के ऊपर मौजूद हैं और कितनी पेमेंट्स का ये डिफॉल्ट कर रही है। ओके हो गया। तो कल इंशाल्लाह यार ये कंसेप्ट हम कंप्लीट कर देंगे, ऑर्डिनेंस पढ़ लेंगे और डेफिनेशंस भी पढ़ लेंगे। उसके बाद ये जो है रेगुलेशन 2008 की, ये तो मैं पढ़ूंगा। रेगुलेशन 2008 की तुम्हें भेज भी दूंगा। इनकी भी डेफिनेशन एक नज़र देख लेनी है। और मैंने तुम्हें बताया यार कि ये जो डेफिनेशन है ना हिट लिस्ट पे है आईसीएमए की आजकल। आप इसका वो भी देख लेंगे ना, क्या उसका नाम है, मॉक टेस्ट भी देख लेंगे, तो उसमें भी एक आधी डेफिनेशन ही पूछ रहा होता है कि 2003 में फलां चीज़ को डिफाइन किया गया, बताएं वो क्या है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, कल इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे इसे।